MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो ये भारत की बात। और आज की पहली बड़ी खबर आपको बता रहा हूं दर्शक, देश में बवाल करने की तैयारी है और ये सिर्फ और सिर्फ सियासी फायदे के लिए किया जा रहा है। ममता बनर्जी सियासी फायदा उठाना चाहती हैं और उनके विधायक बाबरी कह रहे हैं, लेकिन अब भाईजान वर्सेस भजन हो गया है। दर्शकों दिखाता हूं आपको, पहली तस्वीर दिखाई है। बंगाल में कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी और यह तस्वीर जो मैं आपको बता रहा हूं ये प्रतीकात्मक है। टीएमसी का प्लान है कुछ इसी तरह की मस्जिद होगी और 6 दिसंबर को उसकी नींव रखने की तैयारी। लेकिन दर्शकों इधर टीएमसी कह रही है मस्जिद बनाएंगे। आपको बताऊं वीएचपी ने कह दिया है बंगाल चलो, यानी इधर टीएमसी के विधायक कह रहे हैं बाबरी बनाएंगे, उधर विश्व हिंदू परिषद ने पहले ही मोर्चा खोल दिया है। लेकिन दर्शकों आपने देखा विश्व हिंदू परिषद तो मैदान में है, लेकिन अब खुद कई मुसलमान आगे आ गए हैं और बाबरी को लेकर विरोध जता रहे हैं। सोचिए आप, मस्जिद को लेकर नहीं, जो नफरत फैलाई जा रही है बाबरी के नाम पर, उसको लेकर अब भाईजान वर्सेस भाईजान होने लगा है। सुनिए मौलाना इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 2025 शनिवार वहाँ भित्ति स्थापन हो। कोई मस्जिद की बुनियाद बाबरी मस्जिद के नाम से करना चाहते हैं तो मुझे लग रहा है कि देश के माहौल को दोबारा खराब करने की कहीं ना कहीं कोई साजिश है। ये जांच का विषय है। लेकिन दर्शकों मैंने कहा कि सिर्फ सियासत के लिए कहा जा रहा है, इस सियासत के लिए किया जा रहा है, क्योंकि एक तरफ राम मंदिर में धर्म ध्वजा की तैयारी है, लेकिन उसी बीच ये बाबरी का राग अलापा जा रहा है। तभी बाबरी की याद आई जब राम मंदिर में धर्म ध्वजा फहराई जा रही थी। इसलिए टीएमसी पर, ममता बनर्जी की पार्टी पर सवाल खड़े हो रहे हैं दर्शक, क्योंकि 2 दिन बाकी हैं और उनके विधायक बाबरी को लेकर तरह तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये, अयोध्या में उत्सव है क्या, इसलिए ममता बनर्जी की पार्टी ये राग अलाप रही है, बाबरी का मुद्दा उठा रही है ताकि वोट मिल सके? राम मंदिर पर बाबरी नाम का ताला लगाने का काम करेंगे। 6 दिसंबर 2025 शनिवार वहाँ भित्ति स्थापन हो। भाई मैं कह रहा हूँ कि बाबरी मस्जिद तो कहीं भी बनती है, मस्जिद कहीं भी बनती है। अयोध्या में राम उत्सव की मंगल बेला आई तो भाईजान ने बाबरी का भजन शुरू कर दिया। राम नाम की ऐसी दिक्कत की क्रूरता के नायक को बंगाल में बाबरी बनाकर नवाजने की तैयारी हो गई। लेकिन भारत में दूसरी बाबरी भाईजान भूल ही जाइए। 6 दिसंबर के शौर्य, गौरव, यश, कीर्ति और वैभव के गाथा को दोहराने का काम, कार सेवा के माध्यम से उसे विध्वंस करने का काम और वहां पुनः सनातन प्रतीक स्थल को स्थापित करने का काम हिंदू समाज करेगा। भाई मैं कह रहा हूँ कि बाबरी मस्जिद तो कहीं भी बनती है, मस्जिद कहीं भी बनती है, मंदिर कहीं भी बने, तो मंदिर मस्जिद का निर्माण तो मैं समझ रहा हूँ कि मानवता का निर्माण है। ममता के हुमायूं की बाबरी के खिलाफ वीएचपी ने बंगाल कूच का ऐलान कर दिया है, यानी भाईजान वर्सेस भजन तो होना तय है। लेकिन इस बाबर ब्रिगेड को अब मौलानाओं ने भी चैलेंज कर दिया है, यानी बाबरी पर भाईजान वर्सेस भाईजान हो गया है। कि बुनियाद बाबरी मस्जिद के नाम से करना चाहते हैं तो मुझे लग रहा है कि देश के माहौल को दोबारा खराब करने की कहीं ना कहीं कोई साजिश है। ये जांच का विषय है। एक बाबरी अयोध्या में थी तो ये बंगाल वाले हुमायूं के ख्वाबों में है।
लेकिन अयोध्या की नायक उमा भारती की ये वार्निंग ही आगे की कहानी बयां कर देगी। बाबर चला गया, बाबरी चली गई, दूल दूसरित हो गई, वहां भव्य दिव्य राम मंदिर बन गया। अब अभी भी बाबरी को याद करोगे तुम? यानी ममता के हुमायूं की बाबरी पर इस बार स्ट्राइक सिर्फ सनातनी करेंगे, बल्कि भाईजान भी बाबर की निशानी पर प्रहार को तैयार हैं, फिर चाहे जंग आर पार की क्यों ना हो जाए। और आज मैं आपको बताने वाला हूं, भाईजान भड़कने के लिए पूरी तरह से तैयार है और कोशिश में लगी है टीएमसी। खुद हुमायूं जो उनके विधायक हैं वो भड़का रहे हैं। बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान हुआ, उसके बाद बवाल हो रहा है दर्शकों। टीएमसी विधायक ने 6 दिसंबर को बाबरी की नींव रखने का ऐलान कर दिया है, जिसके विरोध में अब वीएचपी बंगाल कूच का ऐलान कर चुकी है। यानी बंगाल में बाबरी पर जबरदस्त घमासान होने वाला है दर्शकों, क्योंकि बाबरी के विरोध में अब मुस्लिम मौलाना भी आ गए। भारी संख्या में मुसलमानों ने बाबर के नाम पर मस्जिद का विरोध किया है। AIIO चीफ मौलाना उमेर अहमद इलियासी जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने भी विरोध कर दिया है। कहा यह बू मुझे बंगाल से आ रही है, क्या ममता मस्जिद की नींव रखेंगी? वहीं दूसरी तरफ फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने भी वार्निंग दे दी है। उन्होंने एक एक्स पर लिखा, बाबर के नाम से बनी हुई इमारत का वही हाल होगा जो 6 दिसंबर को अयोध्या में हुआ था। ईंटें भी गायब हो गई थी, जबकि दूसरी तरफ बाबरी के टाइमिंग को लेकर दर्शकों सवाल उठ रहे हैं। हुमायूं ने 6 दिसंबर को ही बाबरी की नींव रखने का ऐलान क्यों किया? क्या 6 दिसंबर के बहाने अयोध्या कांड को जिंदा करने की साजिश है दर्शकों? और जब अयोध्या में होने वाले भव्य आयोजन की पूरी तैयारी है, तब यह विवाद क्यों उठाया जा रहा है? क्या टीएमसी नेताओं को राम नाम से कोई खास दिक्कत है? क्या टीएमसी बाबरी के बहाने बंगाल चुनाव की रणनीति बना रही है, ध्रुवीकरण की तैयारी है? आखिर क्रूरता के प्रतीक बाबर का महिमा मंडन करने की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि मुस्लिम भी इसके विरोध में खड़े हुए हैं? इसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। सुनिए जरा टीएमसी के विधायक बार बार कैसा राग अलाप रहे हैं, सुनिए। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 2025 शनिवार वहाँ भित्ति स्थापन होगा। 3 साल लगेगा वह खड़ा होने के लिए, तैयार होने के लिए। तो 6 दिसंबर 2025 वो भित्ति स्थापन होगा। तकरीबन 12 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और उसके बाद से आप घुसपैठियों पर, रोहिंग्या मुसलमानों पर और धार्मिक उन्माद पर बहस कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी हो चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, देश की जनता आपसे सवाल पूछती है। देश की जनता आपसे जानना चाहती है कि आखिर इस तरह की स्थितियां आपके सरकार में रहते क्यों उत्पन्न हो रही है? सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण करके, जातीय संघर्ष करा करके और सामाजिक विभेद पैदा करा करके सत्ता में बने रहना चाहते हैं। अब दर्शकों आप सीधे ले चलता हूं आप सभी को बंगाल और आपको वहां की तस्वीर दिखाता हूं, क्योंकि टीएमसी ने जैसे ही मस्जिद का राग अलापा, बीजेपी सड़कों पर आ गई। देख रहे हैं आप, सुनवाइए जरा कैसे प्रदर्शन किया जा रहा है। देखा दर्शकों आपने, जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि बाबर क्रूर आतंकी, यही कहा गया है इतिहास के पन्नों में। बाबर ने क्रूरता की है दर्शकों। जैसे आज आतंकवादी क्रूरता करते हैं वैसे ही बाबर करता, तो उसके नाम पर मस्जिद क्यों? मस्जिद से किसी को दिक्कत नहीं है, ये आप जान लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं, इसलिए उमा भारती ने आज वार्निंग दी है। यह है वो पोस्ट जिसमें उन्होंने कहा है कि मस्जिद बनाएंगे तो हम सम्मान करेंगे। आप मस्जिद का नाम अगर बाबरी रखेंगे तो फिर दिक्कत होगी। जो अयोध्या में हुआ वही हो जाएगा। और इसीलिए अब अलग अलग जगह पर सवाल उठाए जा रहे हैं और इसका विरोध भी शुरू हो गया है। कैसे विरोध किया जा रहा है, कौन सा नेता क्या कह रहा है, आइए जरा मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अहमद इलियासी, अपने राजनीतिक फायदे के लिए धर्म या मस्जिद का इस्तेमाल करना पूरी तरह से गलत है। टीएमसी पर निशाना साधा। बाबर को दोबारा जिंदा करके देश के माहौल को खराब करने की यह साजिश है
और इसमें कहीं ना कहीं बांग्लादेश की बू आ रही है। इधर आ गए जियाउर रहमान बर्क। सबको मस्जिद बनाने की आजादी है, लेकिन बाबर के नाम पर मस्जिद बनाना ठीक बात नहीं है। हुसैन दलवाई कांग्रेस के नेता हैं, वो कह रहे हैं मुर्शिदाबाद में बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने की जरूरत क्या है। मेरे ख्याल से इस तरह की बातें नहीं होना चाहिए। ममता बनर्जी सीधे निशाने पर आ गई, जज्बात की बात नहीं करना चाहिए। दलवाई साहब ये भी कह रहे हैं हमेशा मुसलमानों को उकसाना गलत बात है। आप समझिए, मुस्लिम भाइयों को उकसाने की पूरी तैयारी है। लेकिन दर्शकों सोचिए, आप ये सिर्फ मुसलमानों को नहीं उकसा रहे हैं, ये बार बार सनातन और हिंदुओं पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। आइए जरा मैं आपको बताता हूं कैसे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उमा भारती ने जवाब दिया है, खुदा इबादत इस्लाम के नाम पर मस्जिद बने हम सम्मान करेंगे, लेकिन बाबर के नाम से बनी हुई इमारत का वही हाल होगा जो 6 दिसंबर को अयोध्या में हुआ। ईंटें भी गायब हो गई थी। मेरी मित्र ममता बनर्जी जी को सलाह है, बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने की बात कहने वालों पर कार्रवाई करिए। फिर आते हैं विनोद बंसल, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। बाबर चला गया, बाबरी चली गई, वहां बब्बर दिव्य भारत का राम मंदिर भी बन गया है। अब भी बाबरी को याद करोगे तुम? महाभारत की पुण्य धरा पर बाबरी नाम का कोई स्ट्रक्चर हम बनने ही नहीं देंगे, विश्व हिंदू परिषद ने कहा। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा पश्चिम बंगाल में भी ईंट रखी गई तो इसका परिणाम ममता भुगतने के लिए तैयार रहें। टीएमसी विधायक को मौत की सजा देने वाले को 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। इधर रामविलास वेदांती जी भी आए। दुनिया की कोई भी ताकत भारत में कहीं भी दूसरी बाबरी मस्जिद नहीं बना सकती है। उन्होंने कहा है कि ऐसी बाबरी मस्जिद नहीं बनना चाहिए। अब आप सोचिए, एक तरफ हिंदू संगठन सवाल उठा रहे हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन नहीं, ममता बनर्जी को तो राजनीति करनी है। सुनिए जरा राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं। देश में कहीं भी मंदिर मस्जिद बनाने में मनाही नहीं है। अपना जगह है, बना सकते हैं, लेकिन बाबरी मस्जिद बनेगा ये हमारी देश की जो स्वतंत्रता है, चाहिए उसके खिलाफ है। क्योंकि इसके लिए इतना बड़ा आंदोलन चला इतने साल तक, तो बनाओ किसी और के नाम पे, अपने पिताजी के नाम पर बना, किसी के नाम पर। बाबर इस देश का ना महापुरुष है ना कोई है, तो आक्रांता था। मैं कह रहा हूँ कि बाबरी मस्जिद तो कहीं भी बनती है, मस्जिद कहीं भी बनती है, मंदिर कहीं भी बने। ये अजीब कल्चर है मोदी जी के राज में कि जिस मंदिर और मस्जिद से प्रेम और न्याय की आवाज उठती थी, वहाँ इन लोगों ने इसको नफरत का पैमाना बना दिया है। बीजेपी आने के बाद जय सिया राम नारा बदलते हुए जय मां काली, ये एक रूप बदल रहे हैं। मतलब हिंदू वोटों को इकट्ठा करने के लिए और बीजेपी से ज्यादा वो हिंदू ये दिखाने के लिए ये मंदिर की सियासत शुरू कर दी है। सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश में किसी भी राज्य अथवा क्षेत्र में बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने की कोशिश की गई तो तृणमूल कांग्रेस क्या, पश्चिम बंगाल क्या, पूरे देश के विभिन्न राज्यों और विभिन्न क्षेत्रों में जाकर राम भक्त कार सेवक सनातन धर्मावलंबी हिंदू 6 दिसंबर के शौर्य गौरव यश कीर्ति और वैभव के गाथा को दोहराने का काम, कार सेवा के माध्यम से उसे विध्वंस करने का काम और वहां पुनः सनातन प्रतीक स्थल को स्थापित करने का काम हिंदू समाज करेगा। अब दर्शकों आप सोचिए जरा, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन कुछ नफरती लोग हैं जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। और ये बाबर गैंग ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि 25 तारीख को धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। राम मंदिर पूर्ण हो गया है दर्शकों, और वहां पर शिखर पर धर्म ध्वजा फहराने की पूरी तैयारी है। लेकिन इसीलिए पेट में दर्द होने लगा है बाबर गैंग को। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। योगी आदित्यनाथ लगातार भ्रमण कर रहे हैं, तैयारियों का जायजा लेना, और इस समय अयोध्या कैसी सजी हुई है, फुल फ्रेम दिखाइए। ये जगह जगह आप लता चौक पर जाइए, हनुमानगढ़ी जाइए, जो सड़क आप देखेंगे, रामपथ जाइए, वहां पर आपको ऐसी साज सजावट मिलेगी और पूरी तरह से प्रशासन की टीम लगी हुई है। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए। दिखाएं एक तस्वीर, ये आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 1000 से ज्यादा वीवीआईपी पहुंचेंगे दर्शकों। इसके लिए पूरी तैयारी है और राम की नगरी अयोध्या में सिक्योरिटी जबरदस्त है। एक एक दुकान, एक एक गली, एक एक सामान चेक किया जा रहा है। एक और तस्वीर दिखाइए, ये देखिए आप, एटीएस के कमांडोज भी तैनात हो गए, एनएसजी के कमांडोज भी तैनात हो गए। और ये तस्वीर
इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है दर्शकों, क्योंकि देश में कुछ लोग हैं जिनके पेट में राम मंदिर पर जो धर्म ध्वजा फहराई जा रही है उसको लेकर दर्द हो रहा है। लेकिन दर्शकों आप सोचिए जरा, एक तरफ सिक्योरिटी के इंतजाम है, दूसरी तरफ बाबर गैंग माहौल खराब करना चाहता है। लेकिन यह माहौल खराब करके आखिर करना क्या चाहते हैं, आपको आइए एक एक तस्वीर बताते हैं। धर्म ध्वजा का शाब्दिक अर्थ होता है धर्म का झंडा। धर्म ध्वजा सत्य, न्याय, धर्म की अंतिम विजय का संदेश देती है। इसे क्लोज करें। राम मंदिर का धर्म ध्वज 22 फीट लंबा है, 11 फीट चौड़ा होगा। राम मंदिर के शिखर पर लगने वाली ध्वज का रंग केसरिया होगा, भगवा। केसरिया रंग को त्याग, तप और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इस धर्म ध्वजा पर 3 प्रतीक होंगे, ओम, सूर्य और कोविदार वृक्ष। ध्वज पर विराजमान सूर्य प्रभु श्री राम के सूर्यवंशीय परंपरा का प्रतीक है। 25 नवंबर 2025 को पीएम मोदी अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराएंगे। यह ध्वजारोहण सिर्फ प्रभु श्री राम के प्रति श्रद्धा का प्रतीक ही नहीं दर्शकों, बल्कि अयोध्या की सूर्यवंशीय और रघुकुल परंपरा का गौरवपूर्ण स्मरण है। रघुकुल तिलक के मंदिर शिखर पर जब ध्वजा लहराएगी, यह संसार को संदेश देगी कि अयोध्या में रामराज की पुनर्स्थापना हो चुकी है। लेकिन रामराज की इसी आहट से बाबर प्रेमी गैंग बौखलाहट में है, दर्शकों परेशान है। और राम मंदिर पर धर्म ध्वजा से पहले बाबरी का ऐलान किया गया है, ये साजिशन किया गया है दर्शकों, आप इसे समझिए। और इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं दर्शकों, ये गैंग साजिश करता है। क्यों साजिश करता है? क्योंकि इसे भारत की शांति से दिक्कत है, और भारत की शांति को भंग करने के लिए सीमा पार से भी साजिश होती है। मुसलमानों को ब्रेन वॉश कर बरगलाया जाता है। लेकिन इन्हीं में से कुछ तो भारत के साथ हैं, लेकिन कुछ जो डॉक्टर्स आपको दिख रहे हैं ये आतंकी बन गए हैं दर्शकों। सोचिए आप, मुसलमानों को बरगलाने के लिए काम कर रहे थे। आपको पूरी डिटेल बताता हूं, दिखाइए जरा। दिल्ली दहलाने की साजिश रची गई और इसमें कई डॉक्टर हैं जो गिरफ्तार किए गए, जो भारत में रह रहे थे दर्शकों। लेकिन आप सोचिए, उन पर कार्रवाई हो रही है तो कई मौलाना अब उनसे हमदर्दी दिखा रहे हैं। आप सोचिए जरा, उन निहत्थे लोगों के बारे में सोचिए जिनकी जान चली गई। इन आतंकियों से अब हमदर्दी दिखाई जा रही है। और दिक्कत भी कैसी, ये वो यूनिवर्सिटी है दर्शकों जहां से ये डॉक्टर आतंकी बन गए, बड़े बड़े प्रोफेसर आतंकी बन गए, उस पर कार्रवाई हो रही है तो दिक्कत हो रही है। मदनी साहब को इसमें दिक्कत, लेकिन सवाल ये कि आखिर एक्शन हो रहा है, कार्रवाई हो रही है, तो इसमें दिक्कत क्यों? और सवाल ये है, जो मदनी सवाल उठा रहे हैं उन्होंने विस्फोट को लेकर कुछ नहीं कहा, ब्लास्ट को लेकर कुछ नहीं कहा। जिन लोगों की जान चली गई उन्होंने तो कोई धर्म नहीं देखा, बम फटा और भारतीयों की जान गई है। लेकिन यहां पर ये लोग अपने तरीके से मुसलमानों को बरगला रहे हैं। आपको सुनवाता हूं मदनी कैसे मुसलमानों को बरगलाने के लिए लग गए हैं, सुनिए जरा। हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। ये मौलाना मदनी कह रहे हैं कि वीसी नहीं बन सकता मुसलमान। अरे इन्हें कौन बताए, भारत का तो उपराष्ट्रपति भी मुसलमान रहा है, पहला शिक्षा मंत्री भी मुसलमान रहा है, लेकिन इन्हें दिल्ली की जानकारी नहीं है। ये आतंकी जिनके साथ ये खड़े हुए हैं, ये ड्रोन की साजिश करने वाले हैं। दिल्ली में ड्रोन अटैक की तैयारी थी दर्शकों, प्रतीकात्मक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, इसी से आप समझ जाइए कि इन आतंकियों के जहन में क्या भरा था। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। पाकिस्तान प्रायोजित जिस हमले ने हिंदुस्तान को गहरा जख्म दिया,
लाल किले की शान में जैश के आतंकियों ने जिस तरह गुस्ताखी की, दर्द उस पर नहीं बल्कि मदनी जैसे मौलाना को दर्द इस बात से है आखिर आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों हो रही है। जिस यूनिवर्सिटी में धमाके की पूरी प्लानिंग हुई, उस अल फलाह के चेयरमैन को जेल क्यों भेजा है। आज देख लीजिए अल फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता। मौलाना का दिमागी जहर इस कदर भड़क रहा है जो दिल्ली धमाके से भी घातक है, क्योंकि बड़ी बात तो ये कि जब सारे के सारे आतंकी मुसलमान हैं तो क्या एक्शन हिंदू, सिख और ईसाइयों पर होगा। भाई जो धमाके करेगा कार्रवाई भी उसी पर होगी, किसी और बेकसूर पर तो कार्रवाई नहीं हो सकती है। यही सवाल इनसे पूछे जा रहे हैं दर्शकों। और आज मैं आपको बताऊं, देश में अब तक आतंकियों के मजहब को झुठलाया जा रहा था, लेकिन अब आतंकियों पर एक्शन को गलत ठहराया जाने लगा है। सोचिए आप, ये लोग मुस्लिम करते शायद ये बात भूल गए कि आतंकियों के समर्थन में वो अपने देश के साथ धोखा कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग हमले पर नहीं बल्कि एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं। दर्शकों आप समझिए, मदनी सीधे तौर पर आतंकियों को डिफेंड कर रहे हैं। समझिए इसे आप। अल फलाह यूनिवर्सिटी के बचाव में उन्होंने बहुत बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा अल फलाह के चांसलर जवाद पर गलत कार्रवाई की गई। जवाद अहमद को सिर्फ इसलिए जेल में डाला गया क्योंकि वो मुसलमान है। नहीं, ये गलत बात है। साथ ही कहा सरकार मुसलमानों को सिर नहीं उठाने देना चाहती है। इधर उदित राज आ गए, उन्होंने मौलाना मदनी के बयान का समर्थन कर दिया। उन्होंने अल फलाह यूनिवर्सिटी पर एक्शन को गलत बताया। ये कांग्रेस के नेता हैं और कह रहे हैं 48 केंद्रीय विश्वविद्यालय में से एक मुस्लिम कुलपति है ही नहीं। अबू आजमी भी आ गए, कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। साथ ही कहा जुल्म और नाइंसाफी से आतंकवाद पैदा होता है। बताइए जरा, इस मामले में मजहब को बीच में नहीं लाना चाहिए। इमरान मसूद ने आतंकियों के बचाव में उतरकर बताया है इन लोगों को भटके हुए युवा। बताइए आप। और इमरान ने उमर नबी जो बम बांधकर फट गया, वो आतंकी नहीं कह रहे हैं, भटका हुआ युवा। आप बताइए जरा, ऐसी अगर साजिशें करी जाएंगी तो फिर सवाल खड़े होंगे दर्शकों। और ये सवाल इसलिए खड़े होंगे कि आखिर मुस्लिमों को क्यों बरगलाया जा रहा है। वो इस देश के साथ है, लेकिन कुछ लोग बरगला रहे हैं दर्शकों। इस बीच अल फलाह यूनिवर्सिटी से खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। पहले भी अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट देश में हुए आतंकी गतिविधियों में शामिल रह चुके हैं। इंडियन मुजाहिदीन का सक्रिय सदस्य दर्शकों, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, शादाब बेग, कि सक्रिय सदस्य अल फलाह से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था दर्शकों। 2007 और 11 तक कई बम धमाकों में ये शामिल रहा है। सोचिए जरा, दिल्ली, अहमदाबाद, गोरखपुर ब्लास्ट में इसकी तलाश है। इंडियन मुजाहिदीन के नेटवर्क के खुलासे के बाद से ये फरार चल रहा है। आतंकी मिर्जा शादाब पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। 2019 में शादाब आखिरी बार अफगानिस्तान में ट्रेस किया गया था। इधर यूनिवर्सिटी के 15 डॉक्टर की तलाश जारी है। क्या वो आतंकी ट्रेनिंग ले रहे थे? इन डॉक्टर्स के मोबाइल फोन लगातार बंद आ रहे हैं दर्शकों, जिनका कनेक्शन आतंकी शाहीन मुजम्मिल से हो सकता है, जो इन्हें अल फलाह के अंदर ही ऐसे किसी क्लासरूम में जिहादी बनने की ट्रेनिंग दे रहे थे। सुसाइड बॉम्बर आतंकी उमर अल फलाह में असिस्टेंट प्रोफेसर था दर्शकों। और इसलिए ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिर कितने लोगों का ब्रेन वॉश किया गया है। लेकिन अरशद मदनी मुसलमानों को बरगलाने में जुटे हुए हैं। सुनिए जरा। दुनिया ये समझती है कि मुसलमान अपाहज हो गया, खत्म हो गया, बांझ हो गया। मैं नहीं समझता हूं ये बात। आज देख लीजिए अल फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। कौम, गवर्नमेंट मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। आज उसका नतीजा है कि लोग ये कहते हैं कि मुसलमान के अंदर लीडर चाह रहे। क्या कहते हो तुम? मुसलमान कौम कोई बांझ थोड़ी है, अगर नहीं थी तो वहां कैसे बन गए? यहां किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता आदमी। सोचिए दर्शकों, ये हैं मौलाना मदनी,
लेकिन आज इनके समर्थन में कुछ लोग खड़े हुए हैं तो कुछ लोग इनके विरोध में भी आ गए हैं। और आपको सुनना चाहिए ये कैसे मुसलमानों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। आइए आपको सुनवाता हूं। जो लोग जिम्मेदार हैं, आतंकी हैं, आतंक फैला रहे हैं, कानून तोड़ रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए, वो कोई भी हो। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि आप पूरी यूनिवर्सिटी को तबाह कर दें। आप कैसे कर सकते हैं? आप उन लोगों के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे जो यूनियन मिनिस्टर हैं और कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान नमक हराम है। ऐसी बातें कर रहे हैं। कोई गैर कानूनी काम करेगा, कोई यूनिवर्सिटी में भारत विरोधी ताकतें बैठी है, तो क्या उन भारत विरोधी ताकतों के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कोई गैर कानूनी काम करता है, भारत के कानून के खिलाफ काम करता है, उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ध्यान रहे, भारतीय जनता पार्टी ने देश के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बनाया। आज भी देश में ऐसे कई विश्वविद्यालय हैं जहां के कुलगुरु मुस्लिम समाज के हैं। लेकिन नहीं दर्शकों, यहां तो अल फलाह के लिए समर्थन में खड़े हो रहे हैं मदनी, इधर समर्थन हो रहा है, उधर बुलडोजर की मांग की जा रही है। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि जिस यूनिवर्सिटी से आतंकी तैयार होते हैं उस यूनिवर्सिटी का क्या काम। लेकिन दर्शकों, सवाल इतना नहीं है, ये चिंगारी अब बढ़ गई है और ये आग पहुंची है जम्मू कश्मीर तक। आइए जरा मैं आपको दिखाऊं, वैष्णो देवी कॉलेज जो यूनिवर्सिटी है उसमें मुस्लिम छात्रों का विरोध हो रहा है और ये विरोध काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों कैसे ये विरोध बढ़ता जा रहा है। एक तरफ अल फलाह यूनिवर्सिटी का विरोध हो रहा है तो दूसरी तरफ वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में मुस्लिम छात्रों के एंट्री पर भी विरोध बढ़ गया है। टेरर मॉड्यूल को अल फलाह यूनिवर्सिटी से ऑपरेट किया गया था, यह साफ हो गया है, लेकिन फंडिंग को लेकर उमर और मुजम्मिल में झगड़ा होने लगा था। दर्शकों, फंडिंग जमात की तरफ से दिल्ली में ब्लास्ट को लेकर की गई थी और इसी 40 लाख से सामान खरीदने में खर्च को लेकर दोनों के बीच में तनाव हो गया था, जिसके बाद उमर बम बांधकर दिल्ली को दहलाने निकल गया। जानकारी यह भी है दर्शकों, उमर किसी अलग हैंडलर को रिपोर्ट कर रहा था, जबकि आतंकी मुजम्मिल का हैंडलर उमर के हैंडलर से अलग था। दो खास हैंडलर मंजूर और हाशिम इब्राहिम के अंडर काम कर रहे थे, यानी अल फलाह में रची गई साजिश में हैंडलर के भी हैंडलर थे। लेकिन ये सारे आतंकी अल फलाह यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट करते थे, जिसके बाद एनआईए के टारगेट पर आ गई अल फलाह यूनिवर्सिटी और इधर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने की मांग भी उठने लगी है दर्शकों। यानी एक तरफ जांच हो रही है, दूसरी तरफ बुलडोजर एक्शन की मांग उठने लगी है। सुनिए जरा बुलडोजर एक्शन को लेकर क्या कहा गया। मुसलमान तो खतरे में नहीं है, जब वो आतंकवादी हैं तो आतंकवादी जो है उनको पकड़ा जाए और उनके लिए कार्रवाई की जाए। देश हित में हमारे मुसलमानों का बड़ा योगदान रहा है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, हामिद जी हैं, मोहम्मद हामिद का नाम है, जो ऐसा नहीं है। अब अपना व्यक्तिगत विचार है, उसको थोपने से ये नहीं होगा। हाँ, आतंकवादियों पे सरकार अगर एक्शन ले रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, तो इसका भरपूर समर्थन है और होना भी चाहिए। ये जो बड़े हमारे बोल रहे हैं वो कुछ ना कुछ जानकर ही बोल रहे होंगे, ये तो है नहीं कि अंदाजे से बोल दिए। कुछ ना कुछ उनको नॉलेज होगा या अंदर की बात जानते होंगे, जहाँ तक हम नहीं जान सकते। तो वो बोले हैं तो सही बोले हैं। वो तो गलत है कि वो उन्होंने आतंकवाद से हैं, वो बिल्कुल उसके समर्थन में बिल्कुल भी नहीं है। हम अगर मुसलमान पे आता है तो मुसलमान का अधिकार है, सब जगह अच्छे भी हैं तो बुरे भी हैं। आतंकवादी जब इतना हरकत करेंगे तो आतंकवादी खतरे में, लेकिन मुसलमानी कोई खतरे में नहीं है। सुन लिया दर्शकों आपने, लेकिन आज भी कुछ लोग हैं जो भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं और उसमें सबसे बड़ा नाम है पाकिस्तान का। लेकिन अब कहा जा रहा है क्या पीओके पर कब्जा होगा तभी मानेगा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की साजिश खत्म नहीं हो रही। तस्वीर दिखाइए, इधर हिंद के योद्धा प्रहार के लिए तैयार हैं और इसलिए मैं कह रहा हूं क्या पीओके पे ही कब्जा करना पड़ेगा तभी मानेगा पाकिस्तान।
देखा दर्शकों आपने, ये हिंद के योद्धा हैं, राम ब्रिगेड भी तैयार है और इधर राजनाथ सिंह का सिर्फ इशारा मिलते ही भारतीय सेना ने युद्ध की पूरी तैयारी कर ली है। देखिए जरा कैसी तैयारी हमारी। भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। सुन लिया आपने राजनाथ सिंह का, सीधी चेतावनी है दर्शकों, और ये शब्दों में बहुत कुछ बयां किया जा रहा है। इधर आइए तपन, आज सारी जरूरी है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार ने भी पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दे दी है। सुनवाता हूं आपको। तो जब तक हम जमीन पर कब्जा नहीं करेंगे तो पाकिस्तान मानेगा नहीं कि हम जीत गए हैं। तो डोमेन सारी जरूरी है, हम सारी डोमेन में लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। पर जो आप ग्राउंड पर देख रहे हैं, ये फिर लास्ट, ये मान के चलिए कि सारी डोमेन को मिला करके लास्ट में जो ऑपरेशन होना है वो यही है जो आप देख रहे हैं। अब दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं, भारत और श्रीलंका के बीच भी सैन्य अभ्यास हो रहा है। भारतीय सेना लगातार युद्ध अभ्यास कर रही है और यह तस्वीर बताने के लिए काफी है कि भारत अब पूरी तरह से तैयार है। लेकिन दर्शकों, पाकिस्तान की हालत बद से बदतर हो गई है। पाकिस्तान जब रियल लाइफ में नहीं जीत पाया तो एआई से जीत रहा है। इधर भारतीय सेना तैयारी में और उधर मुनीर एआई वीडियो बनवा रहा है। देखिए जरा ये कैसा एआई वीडियो है जो पाकिस्तान अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की कोशिश कर रहा है और मुनीर सबसे आगे खड़ा हुआ है। बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। तो जब तक हम जमीन पर कब्जा नहीं करेंगे तो पाकिस्तान मानेगा नहीं कि हम जीत गए हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया। पीओके से सिंध तक, लाहौर से इस्लामाबाद तक, इस बार जो भी होगा एक एक इंच जमीन का हिसाब होगा, क्योंकि रक्षा मंत्री के बाद हिंद के योद्धाओं ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी है। हमले की पूरी तैयारी है। तो जब तक हम जमीन पर कब्जा नहीं करेंगे तो पाकिस्तान मानेगा नहीं कि हम जीत गए हैं। तो डोमेन सारी जरूरी है, हम सारी डोमेन में लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। ये सिर्फ वार्निंग नहीं, मुनीर की मौत वाली स्क्रिप्ट है जिसका ट्रेलर वो बंकर में छिपकर देख चुका है। अब जिस स्ट्राइक की तैयारी है उसमें शहबाज मुनीर की जान भी जाएगी और जमीन भी। मोदी का प्लान पूरी तरह तैयार है। अब दर्शकों कहा जा रहा है कि सिंध पीओके पर कब्जा होगा तभी मानेगा पाकिस्तान, और राजनाथ सिंह ने इस ओर इशारा भी कर दिया है। आइए आपको बताते हैं क्या तैयारी है। इंडियन आर्मी पाकिस्तान से युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। दर्शकों, तमाम बॉर्डर वाले इलाकों में सेना लगातार युद्ध अभ्यास कर रही है। तमाम चेतावनी दी जा रही है, वो मुनीर के लिए अच्छी खबर नहीं है। इस बार लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार ने सीधी चेतावनी दे दी है। कटियार ने कहा, पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। इस बार पाकिस्तान को मल्टी डोमेन वॉर में जवाब दिया जाएगा, लेकिन इस बार भारत की जीत जमीन पर होगी, पीओके सिंध में होगी, क्योंकि बिना जमीन पर कब्जा किए पाकिस्तान हार नहीं मानने वाला है। इसलिए भारतीय सेना का इस बार टारगेट पहले से ही फिक्स हो चुका है। तो वहीं आर्मी चीफ ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर एक भरोसेमंद ऑर्केस्ट्रा था, लेकिन इस बार पाकिस्तान में छिपे आतंकियों को बचने का मौका रत्ती भर नहीं मिलेगा। क्यों मैं ऐसी बात कह रहा हूं? क्योंकि आज सीधी चेतावनी दे दी है। सुनिए जरा पाकिस्तान को कैसी चेतावनी दी। Op Sindhu was a trusted orchestra
where every musician played a simultaneous or synergistic role. That is how in 22 minutes we could destroy 9 terrorist targets, and we could in 88 hours make sure that the battle comes to a end. जीत जो है वो जमीन पर ही हासिल होगी। तो ये सारे डोमेन में जो भी हम काम कर रहे हैं वो किसी तरीके से जो हमारी अल्टीमेट जीत है, वो चाहे 71 की जीत हो चाहे 65 की जीत हो, वो जब तक हम जमीन पर कब्जा नहीं करेंगे वो पाकिस्तान मानेगा नहीं कि हम जीत गए हैं। तो डोमेन सारी जरूरी हैं, हम सारी डोमेन में लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, पर जो आप ग्राउंड पर देख रहे हैं ये फिर लास्ट, ये मान के चलिए कि सारी डोमेन को मिला करके लास्ट में जो ऑपरेशन होना है वो यही है जो आप देख रहे हैं। दर्शकों, भारत लगातार चेतावनी दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान साजिश पर साजिश कर रहा है। और एक और तस्वीर सामने आई, ये चेतावनी के बाद 60 किलोमीटर दूर बॉर्डर कुछ ऐसे हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर उड़ते हुए दिखाई दिए। दर्शकों, फुल फ्रेम दिख रहे हैं आप ये तस्वीर। और इसी के बाद एक आशंका बढ़ गई है, क्या भारत की तरफ आंख उठाकर आतंकी देख रहे हैं? ये आतंकी भारत के खिलाफ क्या साजिश करना चाहते हैं? क्या भारत पर हमले का प्लान बना रहे हैं? क्योंकि भारत के खिलाफ पीओके में बड़ी साजिश चल रही है। दर्शकों, आतंकवादी एक बार फिर से हमले की फिराक में है। दावा है कि आतंकियों ने पीओके में एक खुफिया बैठक की है। इसके साथ मुनीर की सेना बॉर्डर पर भी अलर्ट मोड पर है। माना जा रहा है कि पाक कोई बड़ी साजिश रच रहा है, जिसकी भनक लगते ही जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जम्मू में एलजी मनोज सिन्हा ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, आपको बता रहा हूं मैं। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था ही है। माना यह जा रहा है कि आतंकी बर्फबारी का फायदा उठाकर कश्मीर में जंगल पहाड़ी इलाकों से दाखिल हो सकते हैं। ऐसे में आतंकवादी विरोध अभियान और तेज कर दिया गया है। जो भी आतंकी सीमा पार से आएंगे उन्हें जहन्नुम पहुंचाएगी भारतीय सेना, और इसकी पूरी तैयारी भारतीय सेना ने कर ली है। अब मैं आपको बता दूं, इसको लेकर वार्निंग दी जा रही है। सुनिए जरा एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। आपको हर प्रकार से तैयार करें, हर प्रकार से सक्षम करें मॉडर्न लड़ाई के लिए। पिछले 3 सालों में लड़ाई में बहुत ज़्यादा अंतर आ गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, साइबर वॉरफेयर आ गया, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आ गया, स्पेस में वेपन्स आ गए हैं, और एयरफोर्स और आर्मी का गठबंधन जो है तालमेल आगे से इम्प्रूव हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर में कुछ हमने खामियां पाई, उन तमाम खामियों को दूर किया जा रहा है, इंटीग्रेशन किया जा रहा है, और ऐसा इलाका चुना गया है जो पाकिस्तान के पंजाब को और रिवरन एरिया ऑफ जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करता है। इस एक्सरसाइज का मकसद केवल और केवल अपनी तैयारी को मजबूत करना है। अब दर्शकों, पाकिस्तान कितनी भी हरकत कर ले, लेकिन वो डरता है, डरपोक है, ये आप लिख लीजिए दर्शकों। और ये पाकिस्तान आर्मी पर इधर टीटीपी भी हमला कर रही है। ये टीटीपी से ढंग से लड़ नहीं पा रहा है और ख्वाब देख रहे हैं भारत से लड़ने के। जो भारत बार बार पाकिस्तान को पीट चुका है, टीटीपी उस सेना का क्या हाल कर रही है, देखिए जरा। इसलिए मैं कह रहा हूं दर्शकों, ये पाकिस्तान दिखाए कुछ भी, लेकिन अंदर से डरा हुआ है। इसे याद है ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या हाल हुआ था इसका, इसलिए ये डरा हुआ है दर्शकों। अब ऑपरेशन राम प्रहार से भी मुनीर खौफ में है। दुनिया से छिपकर वो आतंकी संगठनों से मीटिंग कर रहा है। इसके अलावा मुनीर आतंकियों का पनाहगार बन गया है। लेकिन भारत की चेतावनी के बाद टीटीपी भी एक्शन में है। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने जबरदस्त हमला किया है। इस दौरान पाक आर्मी को घेरकर गोलीबारी की गई है। जानकारी आपको दे दूं, पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में घर में छिड़े युद्ध से मुनीर पहले ही परेशान है, तो अब बारी पाकिस्तान पर हमले की है, जिसकी चेतावनी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दे दी है दर्शकों। और राजनाथ सिंह ने ऐसी चेतावनी दी है कि पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ जाएगी। सुनिए जरा। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है, तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए।
लेकिन सिंध के हमारे लोग लेकिन सिंध के हमारे लोग जिन्होंने सिंधु नदी को पवित्र माना है, हमेशा हमारे वो अपने रहेंगे, वो चाहे कहीं भी हों। दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको लेकर चल रहा हूं मैं सीधे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से आज एक और बड़ी खबर सामने आई। दंगाइयों पर एक्शन लगातार जारी है। कल मैंने आपको दिखाया था बिहार में एक्शन हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक्शन रुक ही नहीं रहा है। दिखाइए जरा तस्वीर। यूपी में दूसरे दिन भी बरेली में बुलडोजर गरजा है। देख रहे हैं आप, ये अवैध बनाया गया है दर्शक, और ये भी दंगाइयों का है। तो एक्शन कैसा जबरदस्त हुआ है आप खुद देखिए। कल भी दर्शकों यहां पर बड़ा एक्शन हुआ था, उसकी तस्वीर आपको दिखा देता हूं। ये लगभग करोड़ों का साम्राज्य है। 20 से 25 करोड़ इसकी कीमत बताई जा रही है, जिसको ध्वस्त कर दिया गया है। और उधर यूपी में तो चल ही रहा है दर्शकों। आइए आपको लेकर चलता हूं उत्तराखंड। ये देख रहे हैं आप, 111 अवैध ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए। और ये विकासनगर उत्तराखंड की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहां पर भी जबरदस्त कार्रवाई की जा रही है, और ऐसी कार्रवाई हो रही है कि लोग 10 बार सोचेंगे गलत करने के बाद। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। मदरसे के अवैध हॉस्टल, यहां पर मजार जो अवैध तरह से बनाई गई थी उसे ध्वस्त किया, फिर मदरसे के अवैध हॉस्टल पर बुलडोजर गरजा है। लेकिन दर्शकों, गुजरात में इधर कार्रवाई हुई और इधर बिहार में आप देख रहे हैं, बिहार में बुलडोजर पर जबरदस्त बवाल हो गया है। ये सुनिए जरा आप कैसे बवाल हो रहा है सीतामढ़ी में। में रहो, समझ गए ना? डाल देंगे अंदर, होश में रहो। तुम सरकारी काम में बाधा मत डालो। तुम्हारा तब से सुन रहे हैं। ले जाओ, घर में ले जाओ घर में। बैठा देंगे अंदर तो समझ में आ जाएगा। बैठा देंगे अंदर तो समझ गए ना? बैठा देंगे अंदर, ठीक है? रंगदारी कुछ मत जाएंगे। आप घर से बाहर निकाल रहे हैं और तब से बोल रहे हैं। अब सब बोलिएगा, और ड्यूटी अफसर का आप सब बोलिएगा। भेज देंगे आपको जेल FIR करके। आप समझते कौन चीज है? हाँ चलो, ले चलो तो इसको थाना बुलाइए, गाड़ी कौन पूरा बवाल हो गया सर। यहाँ पर महिला है जो बवाल कर रहा है। देखा आपने दर्शकों, जबरदस्त बवाल हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक जबरदस्त एक्शन हो रहा है। और ये एक्शन भी ऐसा है जो सवालों के घेरे में नहीं है, क्योंकि गलत करने पर कार्रवाई होकर रहेगी, चाहे वो कहीं भी हो। यूपी से निकला बुलडोजर अब देश भर में दहाड़ मार रहा है। बिहार में भी नई सरकार बनते ही योगी मॉडल लागू हो चुका है, जबकि यूपी में बाबा का बुलडोजर दूसरे दिन भी बरेली में गरजता दिखाई दिया। मौलाना तौकीर के करीबियों की इमारत पर पीले पंजे का प्रहार हुआ है। तौकीर के करीबी आरिफ की 25 करोड़ कीमत वाली इमारत को ध्वस्त कर दिया गया। तौकीर रजा पर 26 सितंबर की बरेली हिंसा का मास्टरमाइंड होने का आरोप है। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में 111 अवैध ठिकाने पर बुलडोजर चला है, जबकि गुजरात के भावनगर में भी आज बुलडोजर की गूंज सुनाई दी है। भावनगर में मदरसे के पास बने अवैध हॉस्टल को बुलडोजर से जमींदोज किया गया है। और बिहार में बुलडोजर एक्शन के दूसरे दिन जमकर बवाल हुआ। सीतामढ़ी में जैसे ही बुलडोजर पहुंचा, महिलाओं ने हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बुलडोजर पर बड़ा बयान दे दिया है। कहा है कि अपराधी जिस भाषा में समझेंगे उसी भाषा में उन्हें समझाया जाएगा। एनकाउंटर बुलडोजर की जो भी भाषा समझेंगे अपराधी, उसी भाषा में उन्हें जवाब दिया जाएगा। और इसको लेकर विजय सिन्हा क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं। के अंदर इनकाउंटर की जरूरत पड़ेगा, बुलडोजर की जरूरत पड़ेगा, या संपत्ति जब्त करने की जरूरत पड़ेगा। खुला छूट प्रशासन को है, जिस स्थिति से निपटना चाहे, अपराधी जिस भाषा को समझे उस भाषा में समझाने के लिए खुला छूट है। लेकिन दर्शकों, आज एक और बड़ी जानकारी आपको देने वाला हूं।
आपके घर पर भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई होगी। कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन यूपी में योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि अगर घुसपैठिए पकड़ाए तो उनको डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा, जो आपके इलाके में भी हो सकते हैं। दर्शकों, ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। दिखाइए जरा पहली तस्वीर। ये आप देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया देश भर में शुरू हो गई है, लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश में आई, सियासी घमासान होने लगा। राजनीतिक पार्टियां पहले सियासत करने लगी और उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। योगी ने आज इस बीच ऐलान कर दिया है कि अगर घुसपैठिए होंगे तो फिर डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा और उन्हें रखा जाएगा। कर्तव्यों से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, क्योंकि वह धर्म क्षेत्र में जो युद्ध भी लड़ा जा रहा है वह कर्तव्यों के लिए लड़ा जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, एसआईआर से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी क्या डर गई है? ये सवाल बीजेपी पूछ रही है, क्योंकि अखिलेश और समाजवादी पार्टी उस पर सवाल उठा रहे हैं, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं और उसे लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, राजनीति गर्मा रही है। ग्राउंड जीरो पर क्या हो रहा है देख रहे हैं। यहाँ पे अवैध घुसपैठियों की पहचान शुरू हो गई और लखनऊ में आप देखिए, इन लोगों का सामान देखिए जरा आप थोड़ी देर के लिए। इतना सामान ये कहां से ले आए? इतना सामान इन लोगों के पास है, ये अवैध रूप से देश में घुसे हैं दर्शकों, और अब इनकी पहचान शुरू हो गई है और इधर सियासत गर्मा गई है। बिहार के बाद यूपी में एसआईआर पर सियासी बवाल हो गया है। अखिलेश एसआईआर को वोट काटे जाने की साजिश बता रहे हैं और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। इस बीच सीएम योगी ने घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर में रखने का ऑर्डर जारी कर दिया है। यानी योगी ने घुसपैठियों पर हंटर चला दिया है। बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान ही घुसपैठियों को निकालने का संकल्प ले लिया था। उनकी सहानुभूति उन लोगों के प्रति होती है जो घुसपैठिए के रूप में भारत के नागरिकों के हक पर डकैती डालने का काम कर रहे हैं। पीएम मोदी भी बिहार चुनाव में घुसपैठियों का मुद्दा जोर शोर से उठा चुके हैं। कांग्रेस, आरजेडी और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं। बिहार में एसआईआर का मुद्दा कांग्रेस आरजेडी को भारी पड़ गया है। राहुल ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी, लेकिन बिहार का वोटर ही उनसे रूठ गया। सवाल यही है कि महागठबंधन की तरह अखिलेश भी यूपी में खुद के हार की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। सवाल यही है दर्शकों। और बिहार में एसआईआर पर जो चुनाव में सवाल उठे उसका असर तो नहीं हुआ, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में होगा दर्शकों? क्योंकि यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया सभी जिलों में जारी है। अखिलेश यादव लगातार एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश ने कहा यूपी बंगाल में वोट काटने की साजिश हो रही है। बीजेपी चुनाव आयोग मिलकर काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बड़े पैमाने पर वोटों की हेराफेरी की तैयारी है। बीएलओ पर भारी दबाव बनाया जा रहा है। मुस्लिम दलित इलाकों में बीएलओ जा ही नहीं रहे, अखिलेश कह रहे हैं। वोटर लिस्ट के नाम काटने की कोशिश की जा रही है। सपा की जीती सीटों पर वोट काटने का आरोप भी अखिलेश यादव ने लगाया। कहा हर जीती हुई सीट पर 50,000 वोट काटने की साजिश हो रही है। उत्तर प्रदेश में कुल 1.5 यानी 1.5 से 2 करोड़ वोटर के नाम काटे जा सकते हैं, अखिलेश कह रहे हैं। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ ने कहा अखिलेश जहां एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठियों पर सख्त आदेश दे दिया है। पूरे यूपी में घुसपैठ पर तेजी से कार्रवाई के आदेश दे दिए गए। संदिग्ध लोगों की पहचान की प्रक्रिया तेज की जाए। हर जिले में घुसपैठियों की पहचान करें। सत्यापन प्रक्रिया तेजी से पूरी करने का आदेश दिया गया है। किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पहचान के बाद कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगे। घुसपैठियों की पहचान से कुछ राजनीतिक दल क्यों घबरा रहे हैं? सीधा इशारा था समाजवादी पार्टी की तरफ। क्या उनको अपने वोट बैंक खोने का डर सताने लगा है? और इतना ही नहीं, जब योगी आदित्यनाथ ने डिटेंशन सेंटर की बात कही तो उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। सुनवाता हूं आपको। एसआईआर में समय मिलना चाहिए। और देखिए कितनी सूझबूझ वाली बीजेपी पार्टी है जो चुनाव से मिली हुई है।
कि जिस समय सबसे ज्यादा शादियां हैं, सबसे ज्यादा लोग व्यस्त हैं शादियों में, तब एसआईआर यूपी में चल रही है। और जब शादियां होती हैं तो लोगों को अपना काम भी होता है, शादियों में शामिल भी होना है। हमारी मांग यही रहेगी कि जब एसआईआर करा ही रहे हैं और हमारा कोई विरोध नहीं उसमें, लेकिन समय तो बढ़ना चाहिए। चुन चुन कर जो घुसपैठिए गैर कानूनी तरीके से भारत में बैठे हैं उनको खदेड़ कर भारत के बाहर निकाला जाएगा। जैसे ही एसआईआर की कार्रवाई शुरू हुई, सैकड़ों की संख्या में दल के दल भारत छोड़ के अपने देश जा रहे हैं। ये वही घुसपैठिए हैं जिन्होंने वोटर आईडी बनवा लिए और एक पार्टी विशेष को वो वोट करते हैं। घुसपैठियों पर तो 10 वर्षों से 9 वर्षों से सरकार में हैं योगी जी, 11 वर्षों से केंद्र में मोदी जी। अभी तक घुसपैठियों पर क्या कार्रवाई हुई, घुसपैठिए कैसे इतने घुस गए, ये सब बोलना चाहिए। कार्रवाई करने से किसने रोका है? उनके पास शासन प्रशासन है। घुसपैठियों पर रोकें, सिर्फ घुसपैठियों पर सियासत ना करें। यह सब पारदर्शितापूर्ण सूची बने, ये हर नागरिक का दायित्व है, कर्तव्य भी है और भारत निर्वाचन आयोग उसी दिशा में काम कर रहा है। मांग कर रहे हैं अखिलेश कर रहे हैं, ये निर्वाचन आयोग का मामला है। 10 साल हो गए, अब विदाई का समय है। जब बीजेपी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को, तब उनको घुसपैठियों की याद आ रही है। आप बताइए कि 10 साल में कितने घुसपैठी आपने बाहर किया या कितनों को चिन्हित किया या कितनों पर कार्रवाई हुई? इसी वजह से जो लोग मैक्सिमम गवर्नमेंट, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते थे, आज उनके पास 10 साल की उपलब्धियों के नाम पर कुछ नहीं है। अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं, जिस डिटेंशन सेंटर की बात हो रही है उस डिटेंशन सेंटर पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। और वो डिटेंशन सेंटर कैसा है, आइए जरा मैं आपको बताता हूं। डिटेंशन सेंटर दर्शकों जो आप देख रहे हैं, डिटेंशन सेंटर एक तरह की अस्थायी जेल होती है। ऐसी जगह घुसपैठियों को रखा जाता है, बिना दस्तावेज वाले विदेशी जहां रखे जाते हैं वो डिटेंशन सेंटर है। डंकी रूट यानी अवैध तरीके से जो भारत में आ गए हैं उनको भी यहीं रखा जाता है। और दुनिया के कई देशों में डिटेंशन सेंटर बने हुए हैं। घुसपैठियों को यहीं रखा जाता है और फिर उनके देश भेजा जाता है। उत्तर प्रदेश में डिटेंशन सेंटर बनाने की तैयारी हो गई। योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनेगा, अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को उसमें रखा जाएगा। दावा है कि उत्तर प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा घुसपैठिए हो सकते हैं। दिल्ली एनसीआर से सटे इलाकों में काफी ज्यादा घुसपैठिए हैं और यूपी के सीमावर्ती जिलों में भी घुसपैठिए बस गए हैं। केवल लखनऊ में हजारों संदिग्ध घुसपैठिए होने की आशंका है। लखनऊ में असम, बंगाल से अवैध घुसपैठिए आ गए दर्शक और इसलिए इन्हें भगाने की पूरी तैयारी हो रही है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, हमारे सहयोगी राघवेंद्र की रिपोर्ट देखिए। में 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह अपने यहाँ अपने अपने जिलों में डिटेंशन सेंटर बनाएं और अवैध रूप से रह रहे भारत में जो लोग हैं उनका चिन्हांकन करें, उनका वेरिफिकेशन करें और जो लोग अवैध रूप से पाए जाते हैं, खास तौर से बांग्लादेशी, रोहिंग्या, तो उनको उस डिटेंशन कैंप में लाया जाए और प्रक्रिया पूरी करने के बाद उनको बाहर भेजा जाए। आंकड़े भी चीख चीख के कह रहे हैं कि सबसे कम घुसपैठियों को पकड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय मोदी जी की सरकार में हुआ। देश का जनमानस भी ये मान चुका है कि ये घुसपैठिए भी चुनावी राज्य में चले जाते हैं, क्योंकि अभी तक तो बिहार में घुसपैठियों की बात हो रही थी। अब जिन जिन राज्यों में बंगाल है, असम है और उत्तर प्रदेश है, अब घुसपैठिए वहां चले जाएंगे। तो देश समझ पा रहा है इनकी नीति और नीयत क्या है। भारत सरकार का कानून है तो सरकार अपना काम कर रही है और सरकार उन तमाम, और मैं समझता हूं कि खाली उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत के अंदर जितने भी घुसपैठिए हैं भारत के अंदर हैं, उन सबको ढूंढ ढूंढ कर पकड़ना चाहिए कि देश उनको वापस भेजना चाहिए। क्योंकि देश के अंदर जो लाभ सबको मिल रहा है, कहीं ना कहीं वो लाभ का फायदा वो भी उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे साथ नाइंसाफी भी होती है। वहाँ डेमोक्रेसी का मर्डर नहीं होता। जब यहाँ पर वोट की डकैती ही हो जाए तो डेमोक्रेसी रही कहाँ। जिसके घर में 37 वोट
और वो कैंडिडेट चुनाव लड़े, उसका भी 0 आ रहा है। आपको लेकर चलता हूं दर्शकों उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड। आप कहेंगे वहां क्या हो रहा है? वहां तो और बड़ी खबर है, डेमोग्राफी जिहाद हो रहा है और वो भी अब धीरे धीरे सामने होने लगा। डेमोग्राफी मतलब दर्शकों, डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए कहा जा रहा है वहां एकाएक मुसलमानों की आबादी बढ़ने लगी, यानी जो सामाजिक ताना बाना है उसे बिगाड़ने की तैयारी हो रही। लेकिन अब दर्शकों कैसी उसकी तैयारी है और उत्तराखंड में उसको लेकर क्या एक्शन लिया जा रहा है, आइए आपको एक एक तस्वीर विस्तार से बताते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, उत्तराखंड में डेमोग्राफी जिहाद पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। फर्जी दस्तावेज से डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश हो गई है। हल्द्वानी में फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाले रैकेट का भी भंडाफोड़ हुआ है। 2007 से अवैध प्रमाण पत्र बनाने का काम चल रहा है। अवैध सोसाइटी से जारी दस्तावेज सामने आ गए। फर्जी दस्तावेजों से सरकारी सुविधाएं ली गई। नैनीताल में अंजुमन मोमिन अंसार सोसाइटी दिखाई गई। सोचिए आप, 2007 के बाद सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन रिन्यू ही नहीं हुआ है। सोसाइटी के पदाधिकारी भी जीवित नहीं है। रजिस्टर्ड पते पर ऐसी कोई सोसाइटी है ही नहीं। रईस अहमद सोसाइटी के नाम पर भी एक दस्तावेज बना हुआ है। रईस अहमद रोहिंग्याओं की मदद कर रहा था दर्शकों। रोहिंग्याओं को उत्तराखंड निवासी होने का प्रमाण पत्र देता था। पुलिस की पूछताछ में रईस अहमद अंसारी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। जांच के बाद सोसाइटी के कार्यालय को सील कर दिया गया है। आप सोचिए, इतनी बड़ी साजिश हो रही है पहाड़ पर और इसका खुलासा अब हो गया है। लेकिन सुनिए प्रशासनिक अधिकारी क्या कह रहे हैं। आज़ाद नगर के नाम से एक सोसाइटी रजिस्टर्ड थी, अंजुमन मोमिन अंसार करके। तो अब ये जो रजिस्टर्ड जो सोसाइटी है ये 5 है तक रजिस्टर्ड थी। उसके बाद आज तक इसका रिन्यूअल नहीं हुआ है। 2006-07 में 5 साल की रजिस्टर्ड थी। इसका मतलब 11 साल तक हम इसको मान सकते हैं रजिस्टर्ड सोसाइटी थी। लेकिन वो वर्तमान तक अपना एक प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं, उसमें जाति भी लिख रहे हैं, उसमें निवास भी लिख रहे हैं और उसी के बेस पे उसको एविडेंस या तथ्य मान के उसको आपका प्रमाण पत्रों में यूज किया जा रहा है। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज एक और बड़ी खबर है, आपको सीधे लेकर चलते हैं साउथ अफ्रीका, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट में शामिल होकर वापसी कर रहे हैं। भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। ये बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दूं। अब आते हैं G20 में भारत पावर सेंटर बना हुआ है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। आज जोहान्सबर्ग में G20 की मेजबानी जो दक्षिण अफ्रीका ने की है, अब इसे आगे की तरफ बढ़ा दिया है। आगे अब अमेरिका में G20 समिट होने वाली है। अब G20 की मेजबानी अमेरिका करेगा। तो G20 समिट जिसमें कई सारे मुद्दों पर बातचीत रखी और प्रधानमंत्री ने 3 सेशन हुए और तीनों में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार रखे हैं और दुनिया के कई वर्ल्ड लीडर्स के साथ उन्होंने, दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों के साथ उन्होंने वार्ता भी की है। आइए आपको दिखाते हैं। ग्लोबल लीडर्स के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। सबसे मुलाकात हुई है। अलग अलग राष्ट्राध्यक्ष यहां पर पहुंचे हुए थे और उन सभी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है। लेकिन आज आपको बताएं दर्शकों, इधर जोहान्सबर्ग में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी पहुंची और वहां पर प्रधानमंत्री और जॉर्जिया मेलोनी के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है कई मुद्दों पर। और अब मैं आपको बताता हूं, सिर्फ इटली नहीं, फ्रांस के साथ भी बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है। इसकी जानकारी खुद एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दी है और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने भी कहा है कि यह दोस्ती आगे बढ़ेगी और आगे जारी रहेगी। अब आपको एक और तस्वीर बताते हैं। जापान की नई राष्ट्रपति बनी है, जापान की प्रधानमंत्री बनी है, माफ कीजिएगा। उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है और आज कई विषयों पर जापान, फ्रांस और इटली के राष्ट्राध्यक्षों के साथ पीएम मोदी ने चर्चा की है। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की है। कनाडा और भारत के रिश्ते अब मधुर हो रहे हैं धीरे धीरे और कई मसलों पर और बातचीत की गई है क्योंकि बड़ी संख्या में छात्र कनाडा पढ़ने के लिए भी जाते हैं। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ मुलाकात हुई है। एक और तस्वीर आपको बताते हैं। IBSA नेताओं के साथ पीएम मोदी की मीटिंग हुई है और इसलिए यह G20 समिट
भारत के लिए सफल मानी जा रही है, क्योंकि भारत ने पूरी तैयारी की और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का पक्ष भी रखा और दुनिया को संदेश भी दिया। इतिहास गवाह है कि सदियों से दुनिया के नियम चंद अमीर देश तय करते आए हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जो हुआ उसे दुनिया ने देख लिया। इस बार G20 समिट ने पुरानी विश्व व्यवस्था की नींव हिला दी। अमेरिका और यूरोप के देशों की दादागिरी अब और नहीं चलेगी। साफ साफ संदेश दे दिया गया है कि यह महज एक बैठक नहीं थी, बल्कि ये ग्लोबल साउथ का पावर प्रेजेंटेशन था। दिल्ली के समिट में पीएम मोदी ने जिस बदलाव की चिंगारी सुलगाई, वो साउथ अफ्रीका की धरती पर ज्वाला की तरह दिखाई पड़ी। अब दर्शकों, आपने देख लिया कि भारत ने पूरी तैयारी की, लेकिन भारत कैसे पावर सेंटर रहा है, आइए जरा आपको बताते हैं। दक्षिण अफ्रीका में G20 समिट का समापन हो गया है। समिट में भारत की ओर से प्रधानमंत्री ने विश्व को बड़ा संदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सभी सदस्यों ने एकजुटता दिखाई। मोदी ने कहा, AI के गलत इस्तेमाल पर रोक लगानी जरूरी है। अपराध और आतंकवाद में इसका इस्तेमाल खतरनाक है। इससे दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। समझिए आप, सभी देशों को मिलकर इसके लिए कड़े कानून बनाने चाहिए। पीएम ने कहा, AI पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता बहुत जरूरी है, जिसमें निगरानी, सुरक्षा और पारदर्शिता शामिल होगी। इस समिट में पीएम मोदी से 20 ग्लोबल लीडर्स की मुलाकात भी हुई है। प्रधानमंत्री ने IBSA की मीटिंग में भी भारत का पक्ष रखा है। कहा, वैश्विक संस्थानों में सुधार अब जरूरत बन गया है। IBSA में भारत के अलावा ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी द्विपक्षीय बातचीत आज की है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रो ने भारत के साथ रिश्तों पर अपना पक्ष रखा। मैक्रो ने कहा, हमारे देशों के बीच मित्रता अमर रहे, और इसको लेकर पूरी तैयारी की गई है। लेकिन आज G20 का समापन हो गया है। अब इसकी मेजबानी अमेरिका करेगा। आज दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने क्या कहा है, सुनवाता हूं आपको। Of this G20 summit formally closes this summit and now moves on to the next president of the G20, which is the United States, where we shall see each other again next year. The summit is therefore closed. अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। आप सोचिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी जहां पीएम गए हैं। एक्सपर्ट से समझिए ये भारत की पोजीशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसी है, सुनिए जरा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपना भाषण दिया था, सुझाव दिए, सबसे पहले उन्होंने कहा था इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए। भाई सबको साथ लेके चलो, सबका साथ सबका विकास। कि भारत ने जो अहम भूमिका इस बार निभाई है, और जो फाइनल डॉक्यूमेंट साउथ अफ्रीका ने जारी किया था, बहुत सी चीजें, बहुत से सुझाव जो भारत के प्रधानमंत्री ने दिए थे, उसके अंदर उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया। शिखर सम्मेलन साउथ अफ्रीका में जो हुआ है, मेरा मानना है कि सारी दुनिया अब देख रही है कि भारत ही एक भरोसेमंद देश है। उसके पास आर्थिक ताकत है, उसके पास मॉरल स्टैचर है कि वो जो चुनौतियां हैं दुनिया के सामने, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, भुखमरी की हो, महंगाई की हो, फ्यूल की हो, फर्टिलाइजर्स की हो, जो भी चुनौतियां हैं जहां पे विकास होना है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सबका साथ होना है, तो भारत ही मार्गदर्शन कर सकता है। और इस स्थिति पर भारत को ले जाने के लिए मेरा मानना है कि हम श्रेय जो है पूरी तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। अब दर्शकों, मैं खबरों में आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन आपको बताऊं, आपके काम की खबर है। जो मजदूर भाई हमें सुन रहे हैं, जो डिलीवरी बॉय हमें सुन रहे हैं, या जो श्रमिक डेली वर्कर्स हैं, उनके लिए बड़ा ऐलान हुआ है। और आप इस जानकारी को आगे भी साझा करें, क्योंकि श्रमिकों की जिंदगी बदलने वाली है। कैसे बदलने वाली है, आइए मैं आपको बताता हूं। मोदी सरकार ने मजदूरों को तोहफा दिया है और 4 लेबर कोड लागू कर दिया है। बड़ी बात क्या है, इस लेबर कोड के लागू होने से मजदूरों को, श्रमिकों को अधिकार मिलेंगे, और ये अधिकार बहुत जरूरी होते हैं। अगली तस्वीर दिखाइए, ये देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है और बताया है कि ये सिर्फ और सिर्फ भारत में उन लोगों के लिए है जिनके अधिकारों का हनन लंबे समय तक होता रहा है, लेकिन अब उनके अधिकारों का हनन नहीं होगा।
उनको अधिकार मिलेंगे, उनके अधिकार मजबूत होंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ये श्रमिक कानून क्या कहते हैं, ये लेबर कोड क्या है और कैसे ये काम करते हैं। आइए जरा आपको विस्तार से बताते हैं। मोदी सरकार ने संसद से पारित लेबर कोड लागू कर दिया है। लेबर कोड से श्रमिकों को बहुत फायदे मिलने वाले हैं। फिक्स टर्म कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के बराबर वेतन मिलेगा, चिकित्सा और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। सभी वर्कर्स के लिए अपॉइंटमेंट लेटर जरूरी होंगे। ट्रांसपेरेंसी और फॉर्मलाइजेशन को भी मजबूत करना होगा। सभी को यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी कवरेज मिलेगा। इतना ही नहीं, जिसमें गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स भी शामिल हैं। पीएफ, इंश्योरेंस और दूसरे फायदे भी मिलेंगे। सभी वर्कर्स के लिए मिनिमम वेज का कानून अधिकार भी लागू किया जाएगा। 40 साल से ज्यादा उम्र के वर्कर के लिए सालाना फ्री हेल्थ चेकअप भी होगा। सैलरी का समय पर पेमेंट बहुत जरूरी होगा। अपनी मर्जी से या देर से सैलरी देने के तरीके को खत्म करना होगा। ग्रेच्युटी के लिए 5 साल तक की नौकरी की अनिवार्यता नहीं है। 1 साल की नौकरी के बाद भी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी मिलेगी, वो इसके हकदार रहेंगे। और आपको एक और बड़ी और अहम जानकारी मैं देने वाला हूं, क्योंकि प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं यानी गिग वर्कर्स हैं। आइए उन लोगों के लिए क्या तैयारी की गई है आपको बताते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में आप लोग भी डिलीवरी ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। डिलीवरी बॉयज के लिए क्या किया गया? मोदी सरकार नए लेबर कोड से बड़ा बदलाव करने वाली है। गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को कानूनी परिभाषा मिली है। दर्शकों समझिए इसे। जोमैटो, अमेज़न इन बदलावों का स्वागत भी कर रहे हैं। गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा और ज्यादा मजबूत होगी। गिग वर्कर्स का आधार यूनिवर्सल अकाउंट नंबर भी पोर्टेबल होगा। अकाउंट और ओवर टाइम के घंटों के लिए भी 2 गुना वेतन मिलेगा। बड़ी जो कानून है वो लिए जाएंगे और बीड़ी और सिगार जो बनाते हैं उनको भी बोनस मिलेगा। 30 दिन काम करने के लिए भी अगर आप काम करते हैं तो आप बोनस के हकदार रहेंगे। सभी कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी गारंटी भी दी गई है। नियुक्ति पत्र देना जरूरी होगा। शोषण पर रोक का प्रावधान भी किया गया है। छुट्टी के दौरान मजदूरी अनिवार्य रहेगी। अगर आप छुट्टी पर जाते हैं तो भी आपको पैसे मिलेंगे। महिला कर्मचारियों के लिए भी सुरक्षा की गारंटी है। एग्रीगेटर कंपनीज कल्याण कोष कुछ हिस्सा आपको दे सकते हैं। और इस पर श्रमिक और मजदूर क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं। तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, क्योंकि ये जो मांग था ये बहुत पुराना था, जिसको हमारे संगठन के द्वारा, भारतीय मजदूर संघ के द्वारा बार बार रखा गया था। लेकिन कल एक ऐसा समय आया जहां हमारे मंत्री महोदय ने उसको लागू किया। जो 4 लेबर कोड है उसको लागू किया, जो श्रमिक हित में बहुत ही अच्छा माना जा रहा है। हमारे देश के लिए ही नहीं, हमारे जनता के गरीबों लोगों के लिए ऐसा काम किया है जो हम लोग बहुत खुशी हैं। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र हमने रामचरितमानस से लिया है। दर्शक मूव कीजिए इसे। आज का सूत्र बाबा तुलसीदास लिखते हैं, जेना मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरी समरज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। सच्चा मित्र वही है जो अपने दुख को मित्र के दुख के आगे भूल जाता है, अर्थात मित्र के दुख को पहले देखता है। ऐसे ही लोगों से दोस्ती करनी चाहिए जो संकट में आपके साथ हो, ऐसे लोगों से नहीं जो संकट में आपको धोखा देकर भाग जाए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH